नमस्कार, मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। बहुत छोटे से एक दफ्तर से एक कहानी शुरू होती है और उस कंपनी का काम ये होता है कि वो कुछ रेस्टोरेंट के मेनू आपको बताए, आपके लिए सुविधा प्रोवाइड कराए। और उस कमरे से शुरू हुई कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कि आज वो हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज़ में शामिल है मार्केट कैप के लिहाज से। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, सिर्फ 12 साल की कहानी है। ये कहानी हिंदुस्तान के स्टार्टअप की है जिसने अपने को साबित करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों को शक था, बहुत सारे लोगों को डर था, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो कहते हैं लोग एक बात कि अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, ये एक कहावत के तौर पे कहा जाता है कि जब आप अपॉर्चुनिटी पे शक करने लगते हैं तो आप मिस करते हैं अपॉर्चुनिटी। ज़ोमैटो की कहानी कुछ कुछ वैसी है। सवाल ये कि आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं, इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि इस कंपनी ने आज हिंदुस्तान में अपनी लिस्टिंग कराई है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और लिस्टिंग के बाद से इसने जो कमाल दिखाया है वो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब इसने अपने आईपीओ का ऐलान किया कंपनी ने, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बहुत महंगी है, लगातार ये नुकसान कर रही है कंपनी, एक स्टार्टअप था, इतनी बड़ी हो गई है, इसकी बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है। तो बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं हुई और बाज़ार में डिवाइडेड व्यूज़ थे, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे। तो जो लोग शक कर रहे थे क्या वो एकदम गलत थे? नहीं, वो भी फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहे थे, वही बैलेंस शीट को देख रहे थे। लेकिन जो लोग बहुत उम्मीद से इस स्टॉक को, इस कंपनी को देख रहे थे, उनकी उम्मीदें भी किसी फैक्ट्स पे, किसी तथ्य पे और किसी बड़ी पिक्चर के संदर्भ में थी। तो आज इसको समझना चाहिए कि ज़ोमैटो की कहानी क्या है, क्यों बहुत सारे लोग इसको शक की नज़र से देख रहे थे, क्यों बहुत सारे लोग गलत पड़े हैं। हम लोग कहते हैं फोमो की फीलिंग है, उनको लगता है कि अरे मिस हो गया। 76 रुपये वाला स्टॉक एक झटके में 100 से ऊपर निकला और 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा हो गया। ये कहानी बतानी चाहिए देश को, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए प्राइड है। जिस कल्चर को हम लोग बनाना चाहते हैं, ये उसकी एक कहानी है। तो इसी कहानी को आज समझेंगे कि ज़ोमैटो में लोगों ने क्या मिस किया और दीपिंदर गोयल ने ऐसा क्या कमाल किया कि आज लोग लाइन लगा के खड़े हैं। जब इसके लिए एंकर इन्वेस्टर की बुक खोली गई, यानी छोटे निवेशकों से पहले बड़े निवेशकों को ये बेचने की बात की गई, तब इसके लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिक्वेस्ट आई और माल सिर्फ 4000 करोड़ का मिलना था। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी डिमांड थी, कितना विश्वास था इस कहानी पे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आवाज़ अड्डा में इस पे बातचीत होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं था, ये एक सक्सेस स्टोरी है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनसे हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि ये ज़ोमैटो की कहानी क्या है, क्यों लोग इस पे इतने क्वेश्चंस कर रहे थे और आज उनके मन में क्या हो रहा होगा, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, जो इस दुनिया के पारंगत लोग हैं, जो अक्सर आईपीओज़ को देखते हैं करीब से। उनका नाम है आशीष दवे, जो सीईओ मिरे एसेट कंपनी के हैं, फ़ंड चलाते हैं और एशिया के ग्रोथ इक्विटी फंड को हेड करते हैं। गुरमीत चड्ढा है हमारे साथ, फाउंडर एंड सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, इनसे भी समझेंगे। करण तोरानी हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एलारा सिक्योरिटीज़ के फंड चलाते हैं ये भी। मोहित निगम साहब हमारे साथ हैं, ये पीएमएस चलाते हैं, हेम सिक्योरिटीज़ के पीएमएस के हेड हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इस शानदार सफलता के लिए आप लोगों को बधाई भी। आशीष जी, मैं पहले सवाल एकदम बेसिक, बहुत गंभीर चर्चा हम करेंगे लेकिन बहुत कैजुअल वे में करेंगे जिससे लोग समझ सकें इसको। ये जो पूरी ज़ोमैटो की कहानी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों ने क्या मिस किया और जिन लोगों ने इसको, इस आइडिया को बाई किया, उन्होंने क्या बाई किया? ज़ोमैटो की स्टोरी जो है, ये इतनी इम्पोर्टेंट इस कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण पीस जो था एक आईपीओ का, कि इंडिया में बड़े आईपीओ हो सकते हैं या नहीं, वो उस प्रश्न के ऊपर आज उसका जवाब मिल गया है कि यहाँ पे बड़े आईपीओ हो सकते हैं। हमने देखा था कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का बड़ा मर्जर हुआ, उसके बाद लोग कहते थे कि वो तो एक ही है, उसके आगे क्या, इतना पैसा जा रहा है तो आईपीओ होगे कि नहीं होगे। तो आज ये एक पड़ाव ऐसा है कि हाँ, हम कह सकते हैं कि इंडिया में काफी बड़े आईपीओ हो सकते हैं। ये जितनी बड़ी कंपनी है वो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकती है। इंडियन निवेशकों जो है वो उनको इस जर्नी का हिस्सेदार बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं इसमें। वो एक माइलस्टोन रहा है इस इवेंट का। हम नहीं कहेंगे
यूजुअली इसको कहा जाता है कि ये एक एग्जिट इवेंट है। ये एग्जिट इवेंट नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। इसके आगे भी वैल्यू क्रिएशन होगी, शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट होगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की या एम्प्लॉयज की जो स्टॉक ऑप्शंस होल्ड कर रहे हैं उनकी। तो ये एक टोन सेट करता है कि आगे जाके काफी टेक कंपनीज आएंगी और वो इस पे पार्टिसिपेट करेगी। और उसका अगेन दूसरा महत्व ये है कि अगर आप यूएस में देखिए कि S&P 500 का कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हुआ है, जहां बड़ी कंपनीज थी, तेल की कंपनियां थी या ऑटो की कंपनियां थी या पुराने दौर की जो कंपनियां कहते हैं आज के हिसाब से, वहां उनको रिप्लेस करने के लिए Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज आई है। तो इंडिया में भी वैसा एक शिफ्ट आएगा, राइट? और ये उस शिफ्ट का पहला चरण है और पहला पड़ाव है। और इसके बाद हम देखेंगे कि और कितने आईपीओज आएंगे और कैसे कॉम्पोजिशन पूरा हमारे इक्विटी मार्केट्स का चेंज होगा। मार्केट्स विल, एक कहते हैं कि हम गहरे भी होते जाएंगे, डीप भी होते जाएंगे, ब्रॉड भी होते जाएंगे, अलग अलग वैरायटी की कंपनीज आएंगी। ये जो हमने देखा था आईटी सर्विसेज के साथ हुआ था, ये न्यू एज टेक कंपनीज के साथ होगी, कंज्यूमर टेक कंपनीज के साथ होने का है। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, बीच बीच में मैं कहानी सुनाता ही चलूँगा आप लोगों को। जोमेटो करती क्या है, काम इनका क्या है, क्यों इतना बड़ा है? जिनके ऐप में है, जो लोग अपने मोबाइल पे ऐप लेके घूमते हैं, उनको पता होगा कि ये फूड डिलीवरी का इनका सबसे बड़ा कोर बिजनेस है। लेकिन इसके साथ 2-3 और बिजनेसेस ये करते हैं। रेस्टोरेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ क्लाउड किचन का बिजनेस भी है और एक हाइपर प्योर है, यानी जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं या इस तरीके की होटल्स हैं, उनको ये माल सप्लाई करते हैं, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। किटोपी चाइना की एक बहुत बड़ी क्लाउड किचन कंपनी है। आप उसकी स्टोरी पढ़िए, आप बहुत चमत्कृत हो जाएंगे, आपको रोमांचक लगेगी कि ऐसे बिजनेसेस भी आ सकते हैं। तो जो ये पूरी स्टोरी है, ये शायद एक नए ज़माने की नई सोच की स्टोरी है। जो हमने शुरू में कहा था कि वैल्यूएशंस को लेकर के, बुक्स को लेकर के लोगों के मन में बड़ा डर था। मुझे लगता है शायद आप लोग मुझे समझाएंगे, हमारे दर्शकों को, कि देखने का नज़रिया बदलिए। अमेजॉन भी वर्षों तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, गूगल भी कई सालों तक लॉस मेकिंग कंपनी थी और आज $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप को लेके खड़े हैं। गुरमीत, इस तरीके की स्टोरीज जब हिंदुस्तान में आती हैं तो हम लोग कई बार खुद भी यकीन नहीं करते। हमें लगता है, मतलब बाई नेचर हमको शक हो ही जाता, अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब यकीन की कमी होती है, क्योंकि एक नया आइडिया सेल किया जा रहा था। इवन हमने आवाज़ चैनल पे भी हमने दोनों पक्ष रखे, बोल एंड बियर करके दिखाए, भाई जो लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, जो लोग कह रहे हैं इसमें क्या पॉजिटिव, वो सारे व्यूज़ हमने रखे। आपकी नज़र में ये नए ज़माने की फिनटेक कंपनी, कैसे आपने इसको वैल्यू किया, आपने इसको कैसे समझा? मेरा जी बड़ा मुश्किल सवाल है, पर ये अच्छा सवाल है। आपको एक अलग नजरिए से इस सेक्टर को देखना पड़ेगा। ये हम इसे ना कंसेप्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्कैरसिटी प्रीमियम है। आप देखिए, जोमेटो पहली फूड डिलीवरी कंपनी है, पीछे हमारे पास पहली गेमिंग कंपनी आई थी, नज़ारा। तो ये नए सेक्टर्स हैं जो बाजार में जिनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो इनको एक अलग लेंस से, अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और केस में इतना एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि जो ओवरऑल मार्केट है, जिसे हम फूड सर्विसेज मार्केट बोलते हैं, वो लगभग 4.5-5 लाख करोड़ का है, जिसमें जो फूड डिलीवरी है, जो जोमेटो अभी मेन बिजनेस है, वो करीबन सिर्फ 5 से 6% है। और बाजार को ऐसा लगता है कि ये मार्केट बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेट यूजर्स देखें जो इंडिया में फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, वो करीबन सिर्फ 9% है। चाइना में ये 50% है, यूएस में लगभग 40% है। तो लगता है कि ये जो मार्केट है, ये बड़ा होगा, और जो मार्केट बड़ा होगा उसमें जोमेटो का जो मार्केट शेयर है वो और बड़ा होता जाएगा। तो पहला तो ये नजरिया है, जिसे हम प्राइस टू सेल्स बोलते हैं। तो जोमेटो उस हिसाब से भी अभी आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप अगर आप लेंगे तो 17-18 गुना है जो सेल कर रहा है जोमेटो। अगर आप देखेंगे, जैसे 3,000 करोड़ का सेल है या 4,000 करोड़ का सेल हमें लग रहा है अगले साल होगा, और बाजार आज ऑलरेडी 1 लाख करोड़ उसका मार्केट कैप हो गया। तो अगर आप ग्लोबल पीयर से कंपेयर करेंगे, जैसे डोरडैश है या बाकी एप्स है, डिलीवरी है, वो 7 या 8 पे है, तो थोड़ा अभी महंगा लगेगा। बट जैसा मैंने बोला, इंडिया का बाजार जो है अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। दूसरा तरीका इसका यह है कि आज जोमेटो आपको फूड डिलीवरी कंपनी लग रही है, हमें नहीं पता 5 साल में ये बिजनेस मॉडल क्या इवॉल्व होगा। क्या ये ग्रोसरी कंपनी होगी, क्या ये सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, क्या ये क्लाउड किचन कंपनी होगी, ये डेटा को कैसे मोनेटाइज करेगी। तो बाजार को लगता है ये एक प्लेटफॉर्म प्ले है, जिसके कई मॉडल्स इवॉल्व होंगे और मोनेटाइजेशन के कई जरिए बनेंगे। आप अमेजॉन देखिए, आज अमेजॉन का रेवेन्यू मॉडल देखिए, तो AWS से उसका रेवेन्यू अलग है, एडवर्टाइजमेंट से अलग है, प्राइवेट लेबल से अलग है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्ले है। तो इसे हम कंसेप्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें विनर टेक्स ऑल होता है।
जो रह जाएगा वो बहुत पैसा कमाएगा, जो जो और बाकी बस होंगे। तो आपको उसी नजरिए से इसको लेना है। आपका होराइजन लंबा होना चाहिए, आपको हाई रिस्क कैटेगरी में होना चाहिए, और आपको ये मान के चलना चाहिए कि मैं 7 या 8 आइडियाज में निवेश करूंगा, उसमें से मेरे कुछ आइडियाज जो हैं वो खराब होंगे और कुछ आइडियाज अच्छा करेंगे। बिल्कुल, आपने एक टर्म यूज़ किया है ना, विनर टेक्स ऑल। तो इसमें विनर टेक्स ऑल में इन्फो एज का नाम जोड़ लीजिए। ग्राफिक के ज़रिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 करोड़ 70 लाख की पहली चेक इन्होंने दी थी, और वो अगर आप 126 रुपये की वैल्यूएशन पे लीजिए तो वो 1000 गुना पैसा हुआ है, सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल। अमेरिका में चुनाव भी ऐसे ही होते हैं कि एक राज्य में जिसको ज़्यादा परसेंट वोट मिले सारी सीट्स उसकी हो जाती हैं। करण तुरानी, क्या ये स्टोरी टू गुड टू बिलीव वाली थी क्या? देखिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली जैसे बाकी दो गेस्ट ने भी कहा था कि इंडिया में इंटरनेट स्टोरी का पेनिट्रेशन की जो स्टोरी है, कहानी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ के स्मार्टफोन नंबर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो स्कोप ऑफ ग्रोथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है। जैसे कि आप ग्लोबल कंपनीज देखेंगे, आई थिंक वहाँ पे तो अभी 15-20-22% के ऊपर ग्रोथ है नहीं। इंडिया में पोटेंशियल है कि 40% ग्रोथ भी आ सकता है ये सारी कंपनीज में। अब इसमें टू गुड टू बिलीव की बात तो ये है कि जो अभी जो करंट वैल्यूएशन पे ये चल रहा है, डेफिनेटली इसमें ये स्थिति जरूर बनती है, दिखती है कि ये जो कंपनी की वैल्यूएशन की है, ये सिर्फ आपको फूड डिलीवरी की वैल्यूएशन नहीं दिख रही है। इन्वेस्टर्स की जो सोच है उसमें क्लियरली ये दिखता आ रहा है कि ये जो कंपनी को वो वैल्यू करने वाले हैं एक मल्टी यूज प्लेटफॉर्म के हिसाब से वैल्यू करने वाले हैं। और अगर आप ग्लोबल सक्सेसफुल मॉडल्स देखेंगे तो वहां पे ऐसा ही है। जैसे कि आप अगर मीतवान देखेंगे, वो कंपनी फूड डिलीवरी के अलावा भी बहुत चीजें करती है। तो इसमें एडवांटेज आपको दो होता है कि एक तो आपका कस्टमर बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि आपके पास सर्विसेज बहुत ज्यादा होती है। तो फूड डिलीवरी के अलावा आप मार्केटाइज डिलीवरी, आप बुक डिलीवरी, दूसरी चीजों की डिलीवरी कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें ये होती है कि इसमें प्रॉफिट बनाने का स्कोप भी बहुत अच्छा खासा होता है, बिकॉज आपकी जो मेट्रिक होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ट्रांजिट, वो आपकी बढ़ जाती है, आपकी कस्टमर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे आपका प्रॉफिट बनने का जो है बेसिकली एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स ये कंपनी पे जो बेट कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ से एक्सिक्यूशन कैसे होगा वो एक बहुत बड़ा मॉनिटरेबल होएगा, बिकॉज अभी इसको वैल्यूएशन मल्टीपल तो प्रीमियम से भी ज्यादा प्रीमियम वाला दे दिया है। अगर आप ग्लोबल पेयर्स का नंबर्स देखेंगे, जैसे कि मीतुआन और डोडैश है, उनका एवरेज ईवी सेल्स मल्टीपल 6.5-7 टाइम है। आज की तारीख में अगर हम FY24 का नंबर्स भी लेते हैं, उसके हिसाब से इसका मल्टीपल ऑलमोस्ट 14-15 टाइम होता है, विच इज ऑलमोस्ट 2x। तो आई थिंक वैल्यूएशंस में तो सारी बेस्ट चीजें फैक्टर इन हो गई है। बट अब यहाँ से क्लियर पिक्चर प्ले आउट ये होएगा कि अगले 3-4-6 क्वार्टर में इनकी कंपनी की विजिबिलिटी क्या है, जो ग्रोसरी बिजनेस है उसमें विजिबिलिटी क्या होती है, जो हाइपर प्योर है वहां पे एक्सिक्यूशन क्या होता है, जो दूसरे इनको एक्सपेंशन अपने करने हैं वहां पे वो लोग क्या क्या करते हैं। तो वो एक्सिक्यूशन प्लान के हिसाब से इनका मल्टीपल्स और इनका वैल्यूएशन चेंज होता रहेगा। जी, अच्छा मोहित जी, ये बताइए कि जो हम लोग मेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं या जिस चीज़ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा कन्वेंशनल बायस होता है वैल्यूएशन देखने का, जो हम लोग 20-30 सालों से जो पढ़ते आए हैं कि एक ही नज़रिए से उसको वैल्यू करते हैं, वो सारे वैल्यूएशन यहाँ पे ध्वस्त हो गए। एंटरप्राइज वैल्यू पे अगर आप इसको कंपेयर करें सेल्स बाई ईवी, तो जोमेटो 21 टाइम्स है और इसके ठीक नीचे जो डूडेस है वो 16 में है। तो क्या मेंटल मॉडल लगाया इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से, 1.25 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन एंकर इन्वेस्टर ने लगाया, तो उन्होंने क्या देखा इसमें? देखिए नीरज जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को या इस पूरे डिस्कशन पे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक कि जोमेटो एक्चुअली है क्या। जोमेटो एक डिसरप्टर है जिसने बहुत सालों से चलती आ रही कन्वेंशनल रेस्टोरेंट या एक फूड सिस्टम को डिसरप्ट किया है। यहाँ पे जो वैल्यूएशंस हैं उसको आप पुराने कन्वेंशनल तरीकों से जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, जैसा कि अपन लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। इट कांट बी डन। यहाँ पे बात है कंपनी के कन्विक्शन अपने को कितना आता है एज एन इन्वेस्टर। क्या हमें विजिबिलिटी दिखती है, क्या इसने चीजों को चेंज किया है? यस, इट हैज चेंज थिंग्स। जहां पे FY18 में अगर हम ऑर्डर्स देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगभग 3 करोड़ आते थे, अभी 23 से 24 करोड़ आ रहे हैं FY21 में, तो 8 गुना ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जहां GOV, इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 1300 करोड़ लगभग थी आज से 3 साल पहले, अब वो लगभग 9,500 करोड़ है। अगेन 7x इंप्रूवमेंट। तो ऐसी कंपनीज जो कि एक डिसरप्टर्स होती है, काइंड ऑफ स्टार्टअप्स होती है, जो नए बिजनेस मॉडल्स में आती है, उनका स्टार्टिंग में
कैश बर्न या जो एक लॉस रहता है वो थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है, जैसे ये भी अभी तक लॉस में है। सो जो पुराने मॉडल्स हैं वो लॉस मेकिंग कंपनीज पे ज्यादा वर्क कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत ये रहती है कि क्या आपको इस कंपनी में ग्रोथ दिख रही है फ्यूचर में, और क्या इसका बिजनेस सस्टेनेबल है। करंट मार्केट सिनेरियो में जिस तरह से डायनामिक एक चेंजेस आए हैं ड्यू टू एक हमारी मिलेनियल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हमारी यूथ पॉपुलेशन है, फिर एक कोविड की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया है, प्लस विमेन का लेबर जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट में, वो है, ये सब इसके लिए एक फेवरेबल बिजनेस मॉडल फॉर फ्यूचर प्रेजेंट करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी जहां पे हम ये एक महसूस भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये ट्रेंड जो है यहाँ से एक राइजिंग ट्रेजेक्टरी पे है। इसलिए इसके बिजनेस मॉडल पे और इसकी जो एक यूनिकनेस है इन फूड डिलीवरी मैकेनिज्म, वहां पे हमारा कन्विक्शन डेवलप होता है। अब बात सेकंड आती है कि वैल्यूएशंस क्या इतना जस्टिफाइड है। आई थिंक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है इस वक्त, जो एक लिक्विडिटी है एक्सेस और एक एक्सेस एक्सुबरेंस है या पार्टिसिपेशन है बाय न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स, जो लास्ट ईयर से एनएसई का वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना हो गया है कैश मार्केट में, वो ये दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पे देयर आर टू मेनी बायर्स। एंड यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया फोमो, कहीं ना कहीं वो भी है। अगर हम थोड़े दिन पहले की जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस की भी बात करें, 100% प्रीमियम पे वो खुले थे। ये दिखाता है कि इस तरह से चेस कर रहे हैं सब लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज आई है उनको। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब जीआर इंफ्रा का आईपीओ आया तो इतना ज़बरदस्त लिस्टिंग होगी, ये शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक इंफ्रा कंपनी को इतने ज़्यादा वैल्यूएशंस और इतनी ज़्यादा रिस्पांस मिले। आशीष, अगर जोमेटो की बात करें, हमने शुरू में कहा कि हम बहुत सीरियस डिस्कशन करेंगे लेकिन बहुत कैजुअल करेंगे, आप बिल्कुल खुल के जो बता सकते हैं। हिंदुस्तान में 50 में से 48 जो स्टार्टअप होते हैं वो या तो मर्ज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं या कोई उनको खरीद लेता है या वो बेचारे कहीं चले जाते हैं। ये हर जगह होता है क्योंकि आप एक नया आइडिया लेके आए, ज़रूरी नहीं वो चले, लेकिन वो जो एक दो चलते हैं वो बहुत सुपर निकलते हैं। शायद ये लोगों के दिमाग में चलता होगा, ये मानसिकता होगी कि अरे पता नहीं ये स्टार्टअप है, बने ना बने, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां, टाइनी ऑल भी था, फूड पांडा भी था, सब कहीं ना कहीं मर्ज हो गए। तो मेंटल मॉडल हम क्या अप्लाई करते हैं और जोमेटो का मोट क्या है? जोमेटो का मोट यही है कि एक आपको कहीं जाना है बाहर खाना खाने के लिए, तो आप पहले कौन सा ऐप खोलते हो? आप जोमेटो खोलते हो और जोमेटो खोल के वहां पे देखते हो कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, टेबल बुक करना है, कितने बजे है, उसका फोन नंबर है, उसका मेन्यू दिख जाएगा, वेजिटेरियन है नहीं है, जैन खाना है नहीं है, आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगा, उसको रेटिंग मिलेगी। मैं कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, यूजर रेटिंग रहेगा उस पर, आप यूजर रेटिंग पे भी फोकस करोगे, वो एक है। और एट द सेम टाइम मुझे अगर खाना घर पे मंगाना है तो मैं घर पे भी मंगा सकता हूँ। मैं कहीं और दूसरे शहर में जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्या है, तो वो ऐप मेरे साथ ही, राइट? तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका। और ये जितने भी बिजनेसेस होते हैं इनको टू साइडेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं या प्लेटफॉर्म मार्केट्स बोलते हैं, जिसमें नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज होती है। उसका मतलब ये है कि ये स्ट्रांग होते जाते हैं क्योंकि इस पे यूजर्स है और यूजर्स आते जाते हैं। इंक्रीमेंटल वैल्यू एक यूजर को ऐड करने का और उसको सर्विस करने का काफी कम होता है। सो आपका जो ऑपरेशनल लेवरेज बिल्ट इन होता है कि रेवेन्यू ग्रो होते रहेगा, आपका ऑपेक्स काफी कम रहेगा। उसकी वजह से जो टेक कंपनीज है, ये जो स्ट्रांग ऑपरेशनल लेवरेज बिल्ट होता है, उस कारण उनके वैल्यूएशंस एक ट्रेडिशनल कंपनी से काफी अलग हो गया। आप एप्पल उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, कोई और उठा लीजिए, एक बार बन गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, राइट? आपने माइक्रोसॉफ्ट का बना दिया, ओके, सॉफ्टवेयर, R&D का काफी एक्सपेंस हो गया, उसके बाद आपको वो हर सॉफ्टवेयर बेचने का खर्चा क्या है? CD या थोड़ा बहुत सेल्स, वापस और तो कुछ नहीं करना है, राइट? सो विद जितनी भी टेक कंपनीज है, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कुछ कहे तो एक बार एक स्केल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद स्ट्रांग नेटवर्क इफेक्ट्स उनमें आ जाते हैं और ऑपरेशनल लेवरेज इनबिल्ट होता है इन बिजनेसेस में, जिसकी वजह से ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। और मैं यूज करता हूँ, फिर मैं मम्मी को बोलूंगा, मम्मी यूज करेगी, बहन यूज करेंगी, काफी यूज करेंगे। हाँ, जोमेटो कर लो, वो गूगल कर लो जैसा हो जाता है, जोमेटो कर लो, राइट? ये एक वर्ड एसोसिएशन भी हो जाता है, काफी स्ट्रांग एसोसिएशन होता है, बहुत स्टिकी प्रोडक्ट है। आप खाना तो बंद नहीं करोगे। और ऐसा नहीं है कि फूड पांडा आने के टाइम पे, जब फूड पांडा आ रहा था तभी भारतीय लोग कम खाते थे और अभी ज्यादा खाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप दिन में अगर आपको मैं दूसरा एक मॉडल आपको लगाना है तो एक व्यक्ति एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 90 मील्स होती है। ओके, आज कितने लोग जोमेटो पे ऑर्डर करते रहेंगे? 90 में से मैं चलो 4 ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है?
मैं 4 के बदले 8 ऑर्डर कर लूंगा, फिर भी मैं आधा घर पे खा रहा हूँ, राइट। 8 भी कर लिया तो यहाँ से तो डबल होता है। अगर 8 के बदले मैं 12 कर लूंगा तो 3 गुना बढ़ गया। फिर भी क्या मैं घर पे खाना बंद कर रहा हूँ? नहीं, ज्यादा कुछ एक्सपैंड नहीं कर रहा। ये 1 से 2, 2 से 3, 4 और 4 से 8 और 8 से 12 में भी कितना ग्रोथ है मार्केट, राइट। तो आप उसको उस हिसाब से आप उसको ब्रेक करके भी देखेंगे तो काफी बड़ा मार्केट है। और क्यों नहीं, आई थिंक किसी ने तो बोला था कि पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक्स है आप उसको देखिए। आज कितने सारे लोग हैं, यंग लोग हैं, वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक शहर बदल के दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहां पे उनको वक्त नहीं मिल रहा है खाना बनाने का, खाना ऑर्डर कर लेते हैं। सो काफी चीजें हैं, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। इवन जब मैंने गौरव गुप्ता जी से बात की जो इनके COO हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी मंथ में बहुत कम इसका स्कोप है। 4-5 मील आप बाहर से लेते हैं या जोमेटो से मंगाते हैं, ज़्यादातर आप घर में खाते हैं। और तो इससे मतलब स्कोप बहुत बड़ा, CLSA कहता है $12 बिलियन का मार्केट है केवल फूड डिलीवरी का, जो अभी बिल्कुल शुरुआत के दौर पे ही है। तो मार्केट बहुत अनटैप्ड पड़ा हुआ है। गुरमीत, क्या इस तरीके के बिजनेसेस को हम लोग समझने में क्या ये भी गलती करते हैं कि जो अभी एक हल्का सा इशारा किया आशीष ने कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, वर्किंग है, वो बड़े शहरों में आप जाते हैं तो आप अकेले रहते हैं या बहुत न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आप इसको अपने लिए एक बहुत कंफर्ट, मैं कहता हूं कि मान के चलते हैं कि आपको कुछ दूसरा ज़्यादा क्रिएटिव काम करने का समय मिलता है अगर आपकी ये एक बड़ी चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो अनटैप्ड मार्केट को अभी बहुत टच करना बाकी है। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ नीरज भाई। अगर आप एक चीज देखेंगे, जो आंकड़े भी बताते हैं कि जो इंडिया का पूरा फूड कंजम्पशन मार्केट है वो $650 बिलियन है। बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें से हमारा जो रेस्टोरेंट फूड है वो केवल 10% है। अगर आप चाइना, US देखेंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का पर कैपिटा इनकम और लाइफस्टाइल हमसे डिफरेंट है, बट क्योंकि हम नेशनल स्टेज में हमारा 10% है, वहाँ पे 50% खाना लगभग बाहर से आता है। तो ये प्ले है जो हमें लगता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज होंगी कोविड के बाद। ज्यादा ब्रांड्स की तरफ मूव होगा, ज्यादा हाइजीन की तरफ मूव होगा। तो इसमें आपकी QSR चेन्स आ जाती है, जैसे जुबिलेंट फूड्स है, वेस्ट लाइफ है, जो अभी देवयानी इंटरनेशनल का भी IPO आता है, जो आपका ये पिज्जा हट और KFC ब्रांड हो, यम ब्रांड जिसे हम बोलते हैं। तो QSR और फूड डिलीवरी एक हाई ग्रोथ वो है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप इसको खाली फूड डिलीवरी के नजरिए से मत देखिए, आप इसको हमारे ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से देखिए। और जब मेरे दूसरे गेस्ट ने बात करी थी कि ये ग्रोसरी में क्या करेंगे, जो इनका हाइपर श्योर ब्रांड है, ये क्लाउड किचन में क्या करेंगे, ये उस डेटा को कैसे मोनेटाइज करेंगे, तो ये एक तरीके का होप इन्वेस्टिंग, कंसेप्ट इन्वेस्टिंग है और ये इवॉल्व होगा। ये हमारी जिंदगी का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या बिजनेस मॉडल अभी स्टेबलाइज हो गया है? मुझे नहीं लगता अभी हुआ है। तो आपको इसको रेगुलरली स्टडी करना चाहिए और खाली लिस्टिंग गेन से आप ये वर्डिक्ट मत निकालिए कि बिजनेस अच्छा है कि खराब है। एंथनी वेस्ट का IPO आया था, 30% ऊपर था, 400 रुपए के ऊपर उस पे बंद हुआ था, अभी वो 350 साढ़े 300 रुपए पे। बहुत सारे IPO ऐसे आए जिनको लिस्टिंग गेन नहीं हुआ और उन्होंने आगे बहुत वेल्थ क्रिएट करी। तो आप खाली लिस्टिंग गेन परफॉर्मेंस पे बिजनेस मॉडल को जज मत करिए, निरंतर इसको रिव्यू करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल मार्केट में हमें ऐसा लगता है हम लक को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो अपना गार्ड बढ़ा के रखिए और कंटिन्यूअसली इसको रिव्यू करते हैं। करेक्ट। तो क्या मोहित जी, फिर इसमें हम लोग मतलब बैलेंस शीट को बिल्कुल भूल जाएं क्या, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करें? देखिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पे आई थिंक अगर हम लोग बिजनेस कन्विक्शन और फ्यूचर पे फोकस करेंगे ज्यादा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट एट द सेम टाइम हमें पूरी तरह से भी वैल्यूएशंस को भूल नहीं जाना चाहिए। आइडियली जब इतने ज्यादा लिस्टिंग गेन्स होते हैं तो अगर आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है तो आई थिंक थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना इस लेवल्स पे माइट बी अ गुड और अ प्रूडेंट चॉइस। एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको इसके बिजनेस स्टोरी पे, सस्टेनेबिलिटी पे कन्विक्शन है, क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक्स, हमारी फ्यूचर जो ग्रोथ रहेगी या जो कंजम्पशन हैबिट्स रहेंगी हमारी पॉपुलेशन की, वर्किंग पॉपुलेशन की या न्यूक्लियर फैमिलीज की, वो ये चीज दिखा रही है, दर्शा रही है कि इन फ्यूचर दिस मॉडल कैन एक्सप्लोड फ्रॉम हियर, इट हैज अ पोटेंशियल टू एक्सप्लोड और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आई थिंक इस बिजनेस पे प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, एक बीच में छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताता हूँ। एक रिसर्च हुई ऐसी कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग पे कि जो पेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है उसको लोग पूछते हैं भाई पेज इंडस्ट्री का शेयर इतना क्यों भाग गया, कैसे भाग गया भाई, उसके जगह बहुत सारी कंपनीज हैं। एक रिसर्च हुई
वो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। उसमें ये देखा गया कि अंडरगारमेंट का जो मार्केट है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसके ट्रिगर्स क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, रूरल इंडिया से लोग निकल के अर्बन में आ रहे हैं और बड़े पैमाने पे ब्रांड कॉन्शियसनेस आ रही है, खास तौर पे फीमेल्स पे। तो ब्रांडेड जो क्लॉथिंग है उसकी डिमांड लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रही है, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। तो इसलिए जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट का, उसको बहुत तेज़ी से टेक ओवर कर रहा है ब्रांडेड प्लेयर्स। अब उसमें अपने जो छोटे प्लेयर्स हैं वो भी बड़ी तेज़ी हिस्सा करा रहे हैं। तो जो बात जोमेटो पे हम लोग फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है और अर्बनाइजेशन का फ़ायदा, बड़े शहरों का फ़ायदा, लोगों के लेजीनेस का भी फ़ायदा, आलसी हो गए हैं, चलो फ़ोन करते हैं, खाना मंगा लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इसके समर्थक हैं इस कॉन्सेप्ट के, वो दो चीज़ें कहते हैं। मैं इस पर आप लोगों का चाहता हूँ करण से। एक कहते हैं कि इस कंपनी के पास इतना ह्यूज डेटा है कि वो उस डेटा के आधार पर ये जान लेते हैं कि आपका इस समय खाने का मूड क्या हो सकता है। आपकी हिस्ट्री है उनके पास, आपकी रेटिंग्स हैं उनके पास, आपके कमेंट्स हैं उनके पास। तो वो एक ह्यूज डेटा इनकी बड़ी ताकत है। दूसरा, लोग कहते हैं कि नंबर 1 कंपनी है और इनकी रीच टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रही है, जो कि लॉकडाउन के दौरान और तेज़ी से उन्होंने बढ़ाई है। क्या ये दो जो स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, वही इसको ड्राइव करने के लिए काफ़ी है? राइट। सो अगर आप देखेंगे ये कंपनी के बहुत सारे स्ट्रेंथ है। पहली बात तो ऑफ कोर्स इनके पास एक बहुत बड़ा डेटा बैंक है जो इसका ये एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। मैसिवली ये डेटा यूज हो सकता है इनके क्रॉस सेलिंग में। तो इनके जो दूसरे ग्रोसरी और दूसरे जो बिजनेसेस है जहाँ पे ये एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ पे एक ये सुपर ऐप टाइप ऑफ ऑफरिंग कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑफरिंग्स कर सकते हैं और क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग कर सकते हैं वेरियस सर्विसेज की। तो जो फूड डिलीवरी वाले कस्टमर्स है वो दूसरी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, जो ग्रोसरी वाले हैं वो फूड डिलीवरी में आ सकते हैं। तो वो एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। और ये आजकल की जो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एआई बेस्ड होता है, जहाँ पे आप कंज्यूमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी ग्लोबली हमने देखी है। कंपनीज लाइक अमेजोन में ये सारा ऑलरेडी चालू है। अगर आप कोई ऐप खोलते हैं, वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट अगर आती है तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको आपके प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के हिसाब से आएगी। तो ये जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अपकमिंग है और आई एम श्योर जोमेटो भी इस चीज की यूजेज कर रही है और इसके हिसाब से ये आप कंज्यूमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकती है। इसके अलावा आई थिंक ये कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो न्यू एंट्रेंट का थ्रेट है वो मेरे हिसाब से बहुत लो है, अनलेस कोई बड़ा प्लेयर आता है अमेजोन या जियो के साइज का, स्केल का। नहीं तो मेरे हिसाब से जो भी छोटे छोटे प्लेयर्स है जैसे कि डॉट पे, थ्राइव और डंजो, ये जो दूसरे एप्स है उनमें स्केल कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जोमेटो और स्विगी दोनों ये जो प्लेयर्स है इन्होंने पहला तो ये कर दिया है कि दूसरे जो भी प्लेयर्स है, चाहे वो फूड पैंडा हो, चाहे वो उबर हो, ओला हो, सबको इन्होंने टेक ओवर कर दिया और मार्केट कंसोलिडेट हो गया है। और इन्होंने ये सारा जो भी इन्होंने किया है ये इनका हार्डवर्क है। लास्ट 7 to 8 ईयर्स में जो भी इन्होंने इतना सारा कैश बर्न किया है और ये पोजीशन तक आ गए हैं। तो आई थिंक यहाँ से ये मॉडल रेप्लिकेट करना, नया प्लेयर आना और इसको स्केल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो इनके फेवर में काम करती है। एक्सेप्ट कि अगर अमेजोन आता है या कोई बड़ा प्लेयर आता है जिसके पास एफिशिएंसी है या जिसके पास वो पैसा है कैश बर्न करने के लिए, वो अलग बात है। बट जाहिर सी बात है कि बड़े प्रोबेबिलिटी पे आई थिंक ये दोनों मार्केट को रूल करेंगे। इसके अलावा आई थिंक एग्रीगेटर के बहुत 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। एक तो कस्टमर एक्सपीरियंस की बात है। तो अगर किसी आप कस्टमर से बात करेंगे तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप पे डिलीवरी चालू हो गई है। आपको चाहिए आप रेस्टोरेंट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन कस्टमर्स वो ऑप्शन ऑप्ट आउट नहीं करते हैं बिकॉज इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 लाख रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड है इसके ऊपर। इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसमें हैंडलिंग ऑफ फूड आपकी प्रॉपर है। तो कोई और भी दे सकता है, ये चीजें तो आपको स्विगी से भी मिल सकती हैं, कोई और भी दे सकता है नहीं? वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब स्विगी जोमेटो दोनों को अगर हम इक्वल वेट टाइप करेंगे ये फूड डिलीवरी मार्केट में, दे हैव, इनके पास 85 to 90% ऑफ मार्केट शेयर है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है और इनको रेप्लिकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ से। अगर आप कस्टमर की बात करेंगे, अगर किसी कस्टमर को फूड डिलीवरी एक्सपीरियंस करना है या किसी को समझो कोई नया रेस्टोरेंट सर्च करना है, कौन से टाइप के फूड है कुछ एक्सप्लोर करना है, तो आई थिंक स्विगी जोमेटो आर, ये दोनों ऐप ही है जो आपके पहले नाम पे in terms of thinking. So I think the business की वैल्यूएशन उस हिसाब से की जाती है कि बिजनेस को रेप्लिकेट कितना आसानी से और कितना कठिनाई से की जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस को रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल काम है बिकॉज इन्होंने 7-8 साल से ये जो इन्वेस्टमेंट्स किया है ये इनके फेवर में आ रहा है।
आशीष, में एक सवाल अब आपसे ये बनता है, थोड़ा सा बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना चाहिए, एकदम नहीं कि आप कैरीड अवे हो गए कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इनके एक तो बड़ी स्ट्रेंथ ये कि बहुत बड़ा डेटा है, 16,000 करोड़ का कैश आ गया इनके पास, अभी भी इनके जो पुराने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इनके साथ इंटैक्ट हैं, नंबर 1 कंपनी है। बट थोड़ी वीकनेस भी है, जैसे कि एक तो लॉस मेकिंग है लगातार, और यूनिट लेवल पे इन्होंने जो कमाई शुरू की है भी वो पिछले 9 महीने में है, और इन्होंने 2-3 काम जो किए कि रेस्टोरेंट वालों का कमीशन जो है ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए, और अपने जो डिलीवरी पार्टनर्स थे उनको कम पैसे देने शुरू किए। तो क्या ये उस मोड के तहत आएगा कि इसको मेंटेन कर पाएंगे आगे? क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है इस बिज़नेस में, बहुत ही फ्रजाइल बिजनेस है, लॉयल्टी ग्राहक की वहीं पे जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट है। कैसे ये इसको ट्रीट करेंगे? मैं कंपनी के बिहाफ पे कमेंट नहीं करूंगा, बट मेरा नहीं मतलब इन जनरल मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मार्केट अभी बहुत बड़ा है। आई थिंक कंपनी भी इंश्योर कर रही है कि सबको साथ में लेके सबका बेनिफिट कैसे हो, और वैसे मार्केट ग्रो करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म होराइजन में हमको देखना है कि देखना नहीं चाहिए कि उसका लॉस है, उसका ये है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि उनके जो इनिशियल कोहॉर्ट्स है उनके, या किसी भी ये टेक कंपनीज के आप देख लो कि एक बार एक्वायर हो जाते हैं तो वो एज आई सेड वो और ऑर्डर करते रहते हैं, और ऑर्डर करते करते आप उसमें एफिशिएंसी अचीव करोगे। सप्लायर साइड पे भी, रेस्टोरेंट्स के साथ भी आई थिंक दे आर ट्राइंग टू हेल्प देम, उनको हेल्प कर रहे हैं, काफी कुछ कमीशंस वगैरह स्ट्रक्चर्स रिवाइज करके उनके साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक आई डोंट सी टू मच ऑफ चैलेंज कि उस मामले में उनको कोई नेगेटिव व्यू या बायस है। ग्लोबली हमने ये भी देखा है कि कोई उबर ओला वगैरह आती है तो थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट रहता है, बट आई थिंक इवेंचुअली वो सब मिलके साथ में काम करके दे फाइंड आउट, दे वर्क टुगेदर। एट द एंड ऑफ इट वो करते क्या है, वो रेस्टोरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा बिजनेस भी लाते हैं, राइट, फुटफॉल्स लाते हैं, उनके लिए ऑर्डर्स लाते हैं, और ये हाई मार्जिन ऑर्डर्स भी है क्योंकि आपकी जो आपका जो डाइनिंग एरिया है वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, आपका किचन तो एनी विच यूज हो रहा है, खाना फटाफट बन के डिलीवर होते जा रहा है। सो आई थिंक आपका यूटिलाइजेशन भी बढ़ा रहा है, तो एज एंड व्हेन ये स्केल होगा आई थिंक सब जो मेट्रिक्स है वो अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। करेक्ट। एक जेफ बेजोस साहब हैं अमेजॉन के, वो कहते हैं कि आपका मार्जिन मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है। इसको मैं संदर्भ में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज दीपिंदर साहब ने एक ब्लॉग भी लिखा लिस्टिंग से पहले सुबह सुबह। उस ब्लॉग में 2 बातें जो उन्होंने रखी वो बहुत अच्छी लगी कि किसी हम्बल मैनेजमेंट की बात होती है। उसने कहा कि हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, अब अभी तक की जर्नी को आप ज़ीरो मान लीजिए, यहाँ से हम एक नई जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं, और पूरी टीम इस लिहाज से काम करेगी कि यहाँ से अब मुझे उस फ्यूचर को टैप करना है जो हमारे लिए बिल्कुल खुला आकाश है, क्योंकि अब हम पब्लिक डोमेन में हैं, अब हमारी स्क्रूटनी होगी, हर क्वार्टर हम लोग रिजल्ट्स देंगे, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस कॉस्ट को हम कैप्चर करना चाहते हैं। गुरमीत, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मैनेजमेंट के विजन अभी भी इतने वैल्यूएशन के बाद भी उनको ये नहीं लगा कि नहीं अब तो दुनिया अंकी डोरी हो गई है, अभी भी वो लगता नहीं, हम बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे और हमारे लिए अब ज़्यादा चैलेंज हो जिसको हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए फ्यूचर ओपन है। देखो नीरज, ह्यूमिलिटी एक अच्छे प्रमोटर का हॉलमार्क है। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, फॉर्च्यून लिस्ट देखिए, आपको जो जितना सक्सेसफुल है वो उतना हम्बल है, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आप पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, पहले आप प्राइवेट इक्विटी डोमेन में थे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। अमेजॉन की आपने बात करी तो अमेजॉन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अमेजॉन ने बैंगलोर में कुछ 62 पिन कोड्स पे पायलट टेस्टिंग करी है फूड डिलीवरी की। उनका जो टेक रेट है, जैसे हम कमीशन बोलते हैं, वो 10% है। जोमेटो और स्विगी का 20 से 25% है। और हमें देखना होगा कि अमेजॉन कैसे कैसे अपनी रीच बढ़ाता है, क्योंकि आप देखिए नीरज, जो लास्ट ईयर उनका घाटा कम हुआ 800 करोड़, उसमें कमीशन रेट और डिलीवरी चार्ज का बहुत बड़ा रोल था। और अमेजॉन का नजरिया एकदम अलग है। अमेजॉन अपनी प्राइम मेंबरशिप बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए फूड डिलीवरी एक जरिया है अमेजॉन प्राइम बढ़ाने का, जिसमें OTT है, ई कॉमर्स है, प्राइवेट लेबल है, काफी चीजें हैं।
तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है मेरे हिसाब से, और इसलिए मैंने कहा हमें एज इन्वेस्टर हमें इसमें वीसी की तरह सोचना चाहिए। आप इन्फो एज को देखिए, उनका खाली इन्वेस्टमेंट जोमेटो में नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स टेक में है, लॉजिस्टिक्स में है, हेल्थ टेक में है, सास प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो कम से कम 10-12 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट की कंपनी है, और हमें भी उसी नजरिए से इसको बकेट बनाना चाहिए। जैसा मैंने बोला, आप हेल्थ टेक में, गेमिंग में, फूड डिलीवरी में, आप अलग अलग बकेट्स में इन्वेस्ट करिए, और आप होप करिए कि कुछ बेट्स आपकी खराब होंगी, ये मान के चलिए आप। तो इस तरीके के माइंडसेट से आप इन बिजनेस में को रिव्यू करिए और इन्वेस्ट करिए। क्विक, अच्छा मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, कुछ सेकंड्स का है, वापस आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी बहुत सारे इस तरीके के आईपीओज मार्केट में आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो एक बात जो बार बार गुरमीत कर रहे हैं कि आपके पास एक साइड में बकेट होनी चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस को आप लें जहाँ पे मान लीजिए आपने 4 लिए, उसमें से 2 या 1 ही मान लीजिए सक्सेस हुआ, लेकिन वो एक इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को वो जो है एक नई शक्ल दे देगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? स्टार्टअप्स में करते हैं कि हम लोग क्या देखें, क्या वो 4-5 चीज़ें होती हैं जिसको हमको देखना चाहिए? इस ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत कर रहे हैं जोमेटो की सक्सेस स्टोरी की, जो आज शेयर मार्केट में एक धमाल मचा के गई और इन्वेस्टर को बहुत ही खुश करके गई। अब थोड़ा समझते हैं, हमने अब तक समझा कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, कैसे बिजनेस हुआ, कैसे सक्सेस स्टोरी बनी। अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप की लाइन लगी हुई है, खूब सारे आईपीओ के आप नाम सुनते होंगे, रोज़ खबरें चलती हैं, पॉलिसी बाजार का भी आना, ये भी एक इन्फोएज की इन्वेस्टी कंपनी है, पेटीएम का आना है, नायका का आना है, मोबीक्विक का आना है, बहुत सारी कंपनियों की झड़ी लगी हुई है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पे जो थोड़ा पढ़ते लिखते समझते हैं उनको, विदाउट नेमिंग, यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पेटीएम के बारे में बताएं, मोहित आप लोग पीएमएस चलाते हैं, तो इस तरीके की जो न्यू एज कंपनीज आजकल आ रही हैं और खूब लाइन से आएंगी, क्या चीज़ देखनी चाहिए ऐसी कंपनीज में? सेल्स देखना चाहिए, स्केलेबिलिटी देखनी चाहिए, टेक बैकअप देखना चाहिए, मैनेजमेंट का बैंडविड्थ देखना चाहिए, या क्या चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को लगता है कि बैलेंस शीट तो सब देख लेते हैं, नंबर तो हिस्ट्री है, क्या देखना चाहिए कंपनीज में? जी नीरज जी, सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट इज द कंपनी इनटू, कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी का विजन क्या है और वो काम को किस तरीके से करती है। अगर उसको कुछ साल हो गए हैं तो क्या हिट्स एंड मिसेस रहे हैं उस कंपनी के, क्या क्या कंपनी ने अपनी गलतियों से सीखा, किस तरह से वो आगे बढ़ी, कैसे उसकी एक स्टोरी इवॉल्व हो रही है, उसका रेवेन्यू क्या है, क्या वो रेवेन्यू एक्चुअली उसका ग्रोथ दे रहा है जिस तरह से कंपनी गाइड करती आ रही है या जिस तरह से कंपनी सोच रही है, उसके मार्जिन्स कैसे है, उसने अपने आप को कंपटीशन से बचाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई है, उसका मोट या यूएसपी क्या है, या क्या यूनिकनेस है उसकी, क्या वो कंपनी डिस्ट्रप्टिव है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, उसका विजन क्या है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने को किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि कुछ कंपनी के रेवेन्यू मॉडल से जो नई टेक्नोलॉजी अपने देश में आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी और डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैसा पहले हो चुका है, तो हम उनका भी देख सकते हैं एक हिस्ट्री फॉर अ रेफरेंस कि क्या ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है और क्या ये स्केलेबल है, क्या आगे जाके अभी अगर ये लॉसेस में है तो इनको प्रॉफिट बनाने के लिए जो चाहिए मैन पावर या टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज या विजन, क्या वो इनके पास है। आई थिंक ये सब सवाल अगर हम पूछे और इनके आंसर से हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट। तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कैसे क्या। करण, आपके हिसाब से क्या ज़रूरी चीज़ है जो मिस नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से पहला सबसे जरूरी चीज है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट कितना कंसोलिडेटेड है, कितना फ्रैगमेंटेड है। जैसे कि जोमेटो और स्विगी के केस में मार्केट बहुत ही कंसोलिडेटेड है, इट्स लाइक अ डुओपोली मार्केट। तो मेरे हिसाब से ये स्थिति उनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। जो छोटे प्लेयर्स है ऑलरेडी उनका टेक ओवर हो चुका है। सेकंड थिंग ये है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया जोमेटो स्विगी के केस में जो छोटे प्लेयर्स हैं वो छोटे ही रहेंगे, स्केल सिर्फ बड़े प्लेयर्स को आएगा कि अगर अमेजॉन प्राइम अगर आता है और अमेजॉन प्राइम एक्सपैंड करता है तो उनको एडवांटेज होगा। बाकी छोटे प्लेयर्स इतना इजीली स्केल नहीं कर पाएंगे बिकॉज कैश को उनका हिट बहुत ज्यादा है। थर्ड ऑफ कोर्स प्रॉफिट और ग्रोथ के मैट्रिक्स अगर हम देखें तो उससे हमको पता चल जाएगा कि
ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। देन अगर हम मैनेजमेंट भी देखें तो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट ने हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड कैसे किया है, एग्जीक्यूट कैसे किया है नए बिजनेसेस को। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस डिसरप्टिव है या नहीं। इसमें आई थिंक मैं पता करना चाहूंगा कि बिजनेस सिक्लिकल है क्या नहीं। अगर आप जोमेटो की बात करेंगे उसमें पेनिट्रेशन नंबर्स बहुत लो है, ये बिजनेस में कुछ सिक्लिकलिटी नहीं है, तो कोविड जाने के बाद ऐसा नहीं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। एंड आई थिंक ये सारी चीजों को साथ में रख के हमको एक ग्लोबल प्लेयर्स के साथ बेंचमार्किंग करना पड़ेगा और उसको फिर उतना स्कार्सिटी प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर ये सारे फैक्टर्स प्लस 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 होते हैं तो उतना ज्यादा स्कार्सिटी प्रीमियम दिया जाएगा वर्सेस ग्लोबल प्लेयर्स। लेकिन जो लोग पी फंड हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो ये सब बड़ा आसानी से पता कर लेंगे। जो आम निवेशक को कैसे पता करेगा कि कैसे ये सब जानकारी हासिल करे वो? आई थिंक आम निवेशकों के लिए बेसिकली यही है कि मतलब जो बिजनेस उनका जो बिजनेस है B2C है, आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन आम निवेशकों के लिए यही है कि बिजनेस मॉडल क्रैक करना कि बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, और दूसरा आई थिंक फाइनेंशियल्स पे कि आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है और आपका जो कैश बर्न है वो कब तक चलेगा। आई थिंक ये 3-4 चीज बेसिक आम निवेशकों के लिए करना बहुत आसान है। बहुत आसान है। और किसी और बड़े विद्वान ने कहा, हम लोग गुरु पूर्णिमा भी मना रहे हैं, तो किसी गुरु ने ये कहा है कि कॉमन सेंस वाला इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ़ायदा देता है। बहुत ज़्यादा डीप आप जब घुस जाते हैं ना तो आप फिर बहुत सारी गलतियां करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पब्लिक डोमेन में ओपन सोर्स पे बहुत नॉलेज अवेलेबल है। आप गूगल करिए भी आपको जोमेटो पे 2-2.5 हज़ार स्टोरीज मिलेंगी। दीपिंदर गोयल की पर्सनल लाइफ में भी 25 स्टोरी मिल जाएंगी, कैसे शुरू किया काम, क्या पढ़ाई की उन्होंने। ये बहुत आसान है, इसीलिए हमने ये सवाल पूछा था इनसे कि ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझें कि आप जिस बिज़नेस में पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या करें। आशीष जी, अब थोड़ा ये आप हमें समझाइए कि जो पूरा स्टार्टअप की दुनिया में है, अलग अलग हिस्सों में बात लें तो ज़्यादातर तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन कुछ हेल्थ में आ रहे हैं, कुछ फिनटेक में है, कुछ लोग अपना नाम बदल के वो फिनटेक बनना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपके हिसाब से कोई एरिया जहाँ पे आप देखते हो आप मुस्कुरा रहे हैं कि इस तरह के फिनटेक जो आने वाले हैं या इस तरह के जो स्टार्टअप आने वाले हैं वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? मैं नहीं कह रहा कि आप किसी पर्टिकुलर का नाम लीजिएगा, लेकिन सेक्टोरली कोई थीमेटिक चीज़ें आपको दिखती हों कि आप इस तरफ नज़र रखिएगा, यहाँ पे कोई चीज़ आए तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सी आपने जो प्रश्न उठाया तो काफी बायस्ड हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 12 साल से हूँ और वेंचर इन्वेस्टिंग करता हूँ और यही मेरा रोजी रोटी है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप सुनेंगे, टेक्नोलॉजी जो एक ऐसी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रांच आपको बैंक की अगर आपको एक गांव में खोलनी है तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कितना रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। एक छोटा सा लोन, आपको 3,000 रुपए का लोन या किसी को 5,000 का लोन देना है और उसमें प्रोसेसिंग फी अगर 1,000 रुपए रहेगी तो कितना महंगा पड़ेगा, राइट? उसका कारण ये है क्योंकि एक बंदा रहता है, वो पूरा लोन पेपर रिव्यू करेगा, तो उतना खर्चा होता है, ऑपेक्स बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि मैं दूर दराज, और इंडिया बहुत बहुत ही विस्तारित, मतलब बहुत ही बड़ा देश है, मेरे को अगर हर एक छोटे कोने में जाके किसी को हेल्थ देना है, किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट देना है, किसी को एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट देना है या कुछ करना है, डिजिटल माध्यम जो है उससे मैं एक काफी कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट? मुझे एक ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा उनके पास एक फोन है तो वो ऐप पे पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मुझे एक पूरा एक स्पेशल स्टोर खोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे स्पेसिफिकली कोई एक एक हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल खोलनी चाहिए, बट एक हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, वहां पे टेलीमेडिसिन से कुछ कर सकते हैं हम उनको। फिर अगर पता चला कि इशू ज्यादा है तो फिर उनको बोलेंगे कि आप यहाँ के नजदीक के कोई हॉस्पिटल में चले जाइए। सो काफी कुछ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, राइट? सो अगर आप इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हमको डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, हमको सप्लाई का प्रॉब्लम है, और हमारा सप्लाई हम लास्ट 70 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और आज जब टेक्नोलॉजी आज आई है हमारे साथ, तो ये टेक्नोलॉजी वो हमको सप्लाई जो है बहुत तेजी से सॉल्व करने में हेल्प करे, राइट? मैं एक जगह पे कितने सारे ब्रांचेस इतने से फटाफट खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता हूँ, बट मैं एक ऐप सबको दे सकता हूँ जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक इंडिया एक ऐसा मार्केट है, और ये ग्लोबल जितना भी वैल्यूएशंस और ये सब आप देख रहे हो, उससे अगर आप उसको इंडिया को अलग तरीके से देखोगे, इंडिया अपने आप में ही बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। और ये सेक्टोरल बेट्स अगर आप लोगे, अभी ई कॉमर्स अगर ग्रो करेगा तो ई कॉमर्स के साथ लॉजिस्टिक्स ग्रो करेगा, उसके मतलब
जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो ग्रो करेगी, ई कॉमर्स ग्रो करेगा तो पेमेंट्स ग्रो करेगी। सो अगर आप देखोगे तो एक एक सेक्टर्स के साथ उसके जो एंसिलरी सेक्टर्स है वो भी आप देख लो, क्योंकि ऑटो में भी यही हुआ था, राइट? अगर आप ऑटो कंपनी लोगे तो ऑटो एंसिलरीज कंपनी देख लो, वो ग्रो हुई, राइट? सो मेरे ख्याल से आप जो भी नई टेक कंपनीज आ रही है उनका मैक्रो देखो कि वो क्या सॉल्व कर रही है, वो क्या प्रोडक्ट बेच रही है। कंपटीशन रहा तो भी मेरे ख्याल से हमने देखे हाइपर कंपेटिटिव मार्केट्स में भी कैसे नए कंपनीज आके दूसरों को डिस्प्लेस करते हैं। सो अगर एनी कंपनी अगर आप देखो तो उसका जो मैक्रो क्या है वो देखिए, और वो किस तरह से सप्लाई साइड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। डिमांड का हमको इंडिया में कभी कोई टेंशन नहीं है, लोग बहुत मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे। सप्लाई कैसे सॉल्व कर रही है उस चीज को देखो, और वहां पे क्या स्पेसिफिकली सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पता चलेगा उनका मोट क्या है, लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज है कि नहीं उनके पास। बहुत अच्छी बात आपने की। ये टेक्नोलॉजी ना हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर रही है, और बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, तमाम है, तो उसको करना चाहिए। एक मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरमीत, आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी की बात की ना, उसी के संदर्भ में अगर आप 92 से लेकर के 2003 तक सेंसेक्स की जर्नी देखें तो 1.8% CAGR था, विच इज़ मच बिलो देन FD। अब कहानी यहाँ पे समझने की है। मैंने ये डेटा इसलिए नहीं बताया कि आपको बताना चाहता हूँ कि सेंसेक्स ने रिटर्न दिया। कहानी ये है कि 2008 में बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, वहाँ से टेक्नोलॉजी ने लाइफ बदली। अगर आप मैं होमवर्क दे रहा हूँ लोगों को, पढ़िए थोड़ा इसको, कि 2008 से गेम चेंज हो गया मार्केट का। वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, IT का पूरा बूम आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो वहाँ से आया। तो ये जो पूरी एक जर्नी है जिसको राइड करने के लिए अभी कहा है, जैसे फार्मा में भी आप देखिए जो मेन स्ट्रीम की कंपनीज हैं उनसे ज़्यादा क्रैम्स वाली कंपनीज को वैल्यूएशन मिला। डिवीज लैब मल्टीपैगर हो चुकी, पता नहीं कितने गुना बढ़ चुकी है वो। तो जो ये आइडेंटिफाई करने वाली कोशिश हम लोग करें। गुरमीत, आपके हिसाब से आप भी अपने क्लाइंट्स को बहुत चीज़ें आइडेंटिफाई करके बताते होंगे। नई थीम, जैसे आजकल EV की थीम बहुत चल रही है साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सा स्टॉक लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खरीद लें, टाटा मोटर्स ले लें क्या। तो थीम आइडेंटिफिकेशन में आपके हिसाब से सबसे की पॉइंट क्या है? जैसे उन्होंने समझाया कि टेक्नोलॉजी आप पकड़िए और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। नीरज, इसमें दो पहलू हम देखते हैं। हम सनराइज सेक्टर्स देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है जो इंडेक्स में या तो अंडर रिप्रेजेंटेड है या कम रिप्रेजेंटेड है। आपने फार्मा की बात करी। निफ्टी फार्मा का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है, जो कि लगभग TCS या HDFC बैंक जितना है। तो अगर आप वेटेज वाइज देखेंगे तो 5-5.5% मार्केट निफ्टी में वेटेज है फार्मा का। ये हेल्थ पेंडेमिक है, तो ये एक बेसिक व्यू है कि 3-4 साल में हेल्थ ड्रिवन स्पेंड गवर्नमेंट का भी बढ़ेगा और इन्वायरमेंट सपोर्ट रहेगा। अगर आप चाइना, US कोई भी डेवलप्ड मार्केट देखेंगे, हेल्थ केयर का वेटेज 12 से 14% है। टेक्नोलॉजी की आपने बात करी, निफ्टी में IT का वेटेज 14% है। आप S&P 500 लीजिए जो कि बड़ा इंडेक्स है, उसमें टेक्नोलॉजी का वेटेज 30% है। तो आप एक ये देखते हैं कि कहाँ आपका मार्केट सनराइज सेक्टर्स में लैग कर रहा है। कुछ एक ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अनरिप्रेजेंटेड है, जैसे अभी जोमेटो ने स्कैरसिटी प्रीमियम था, फूड डिलीवरी की बात की हमने। नजारा लिस्ट हुआ, वो गेमिंग में पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई। सोनाकॉम का जब IPO आया तो वो प्योर EV प्ले नहीं था, बट एक प्रॉक्सी प्ले था EV का। आपने बात करी, मुझे 3-4 सनराइज सेक्टर्स बहुत एक्साइट कर रहे हैं। एक, मुझे ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, मेरे हिसाब से ये 5-10 साल की थीम है। आप देखिए, हमारे 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है, हमारे पास 3 करोड़ के आसपास यूनिक फोलियोज है MF में। LIC के पास 31 करोड़ यूनिक पॉलिसीज है। हमारे 45-46 करोड़ पैन कार्ड यूजर्स हैं या बैंक अकाउंट यूजर्स हैं। तो ये लंबा रनवे है, और यहाँ पे जैसे भी NSE का अगर IPO आता है अगले कुछ टाइम, लगभग मोनोपोली है, बहुत अच्छा करना चाहिए उसको। पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस में एग्रीगेटर जो कि अगला आ सकता है, जो इंश्योरेंस को और सिंप्लीफाई कर देगा, और पेनिट्रेशन ऑलरेडी बहुत कम है। हेल्थटेक मुझे बहुत एक्साइट, न्यूरेका का भी पीछे IPO आया था, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीमीटर से लेके क्रॉनिक डिजीज मॉनिटर के प्रोडक्ट से लेके लाइफस्टाइल फिटनेस प्रोडक्ट्स वगैरह। तो हेल्थटेक है, गेमिंग है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है। ये मुझे 3-4 सनराइज सेक्टर्स लगते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत अच्छा। करण, वेरी क्विकली, आपके हिसाब से कौन से सेक्टर में आप सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपकी नजर बनी हो कि वहां कोई स्टार्टअप आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं? मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टार्टअप्स, आई थिंक फिनटेक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉमर्स में अगर आप देखेंगे, ग्रोसरी साइड में, आई थिंक स्पेशलाइज्ड रिटेल साइड में, जैसे कि नायका हो गया, जहाँ पे नीश कैटेगरी होती है,
वो नीश रिटेल में आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अमेजोन से आप सब कुछ नहीं ले सकते हैं। सो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे मल्टीपल एप्स आ जाए बेसिस डिफरेंट ऑफरिंग्स। आई थिंक मेरे हिसाब से सिलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो इनटू रिटेल अगर हम टेक करेंगे, रिटेल स्पेशलिटी इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। जी मोहित, क्विक कमेंट आपका भी नजर। देखिए जी देखिए, फिनटेक और फार्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ये दो चीजें ऐसी हैं जो आगे जाके थोड़ा सा बड़ा बन सकती हैं। एट द सेम टाइम हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही है, जैसे जैसे डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, कौन कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जो कुछ एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से, जो हमारी लाइफ को किसी ना किसी तरह से इंप्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना बस दिमाग खुला रखना पड़ेगा नए आइडियाज को डाइजेस्ट करने के लिए, उन्हें समझने के लिए और उन पे विचार करने के लिए। उसके बाद हम डिसीजंस ले सकते हैं। फार्मा और फिनटेक स्पेस आई थिंक एक बहुत बडिंग सेक्टर हमारे देश के लिए फ्यूचर में होना चाहिए। आशीष, एक बहुत क्विक कमेंट आपसे चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आईपीओ के इंतजार नहीं, उनको मन में एक क्वेश्चन आता है क्या हम अनलिस्टेड प्री आईपीओ वाली कंपनीज में जा सकते हैं जिसे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स जाते हैं? तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या कोई रास्ता है उनके पास छोटी पूंजी के साथ अगर जाना चाहे तो? मेरे ख्याल से ये जो अनलिस्टेड वाला स्पेस है, ये HNI के लिए और UHNI के लिए है। उसका कारण इसके लिए है क्योंकि ये स्टिल एक रिस्क एपेटाइट पे बेसिस है। पब्लिक मार्केट में आती है तो सेबी के अंडर रहती है, उनका रेगुलेटरी ओवरव्यू रहता है। इस कारण रिटेल निवेशक है जो सेबी को अप्रोच कर सकते हैं अगर कुछ चीजें रहेगी। दूसरा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक अनलिस्टेड वगैरह में क्या गारंटी है कि आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कैसे करोगे, वो नहीं है। आई थिंक वो चीज मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशंस के लिए रहने देनी चाहिए, फंड्स के लिए रहने देनी चाहिए, या तो फिर आपके पास एक एपेटाइट है वो रिस्क लेने के लिए। फॉर एग्जांपल एंजल इन्वेस्टमेंट, काफी लोग आके पूछते हैं मुझे एंजल इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? एंजल इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है। अगर आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट है कि आप वो चेक जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप उतना लूज करने के लिए रेडी हो तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। सो लेट इट कम टू पब्लिक मार्केट्स एंड सी। हमारा द एंटायर फोकस यही है कि ये कंपनी जितनी जल्दी हो सके पब्लिक मार्केट में आए ताकि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसका बेनिफिट कर सके। कि ऐसा नहीं है कि दूसरे इन्वेस्टर्स है उनको बेनिफिट। बिल्कुल आशीष, तो ऐसी बेहतरीन कंपनीज की पढ़ाई करिए, उस पर नज़र बनाए रहिए, और आप अगर छोटे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए जैसा कि आशीष समझा रहे हैं। आप वेट करिए, जब मार्केट में आए लिस्टिंग हो उसकी, तब आप पैसे लगा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने सवाल आपके मन में होंगे इस जोमेटो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से वो मैंने पूछने की कोशिश की है, और ऑनगोइंग कवरेज में हम लोग और बहुत सारे आपकी सॉल्यूशंस करते रहेंगे। नेट इसका टेक अवे ये है कि इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें एक मुकाम आज आपने देखा जोमेटो के तौर पे। तो ये बिलीव होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो स्टार्टअप कल्चर है, हिंदुस्तान की जो सक्सेस है वो आपको ऐसे आती हुई दिखेगी। और हर चीज़ में शक अगर आप करते रहेंगे, हर चीज़ को आप क्वेश्चन करते रहेंगे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से आंखें खुली रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और बेहतरीन राय समझाने के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को बताने के लिए कि आप कैसे इस चीज़ों को देखें, जोमेटो को कैसे देखें आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को हैप्पी वीकेंड। देखते रहिए CNBC आवाज़।